देखो, कॉस्ट चैप्टर के अंदर आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि इकोनॉमिक कॉस्ट किसे कहते हैं, ठीक है। इकोनॉमिक कॉस्ट का मतलब बेसिकली होता है कि इकोनॉमिक्स के अंदर कॉस्ट का क्या मतलब होता है। तो इसमें आपको याद रखना है कि इसमें दो तरह की कॉस्ट को ऐड करते हैं, एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट कॉस्ट, ठीक है। अब इनका मीनिंग क्या होता है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी आउटसाइडर को कोई पेमेंट करते हैं, ठीक है। जैसे लेट से आपने किसी को वेजेस पे करे, किसी को रेंट पे करा, सैलरी दी, किसी को कुछ भी पे करा, राइट, बाहर वाले को देते हो, उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम अपने बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट जो होती है वो हम किसी को पे नहीं करते, इसमें कोई पेमेंट नहीं होती, ठीक है। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है कि इसमें जो मालिक होता है वो अपने रिसोर्सेज खुद यूज कर रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, अब मैं खुद ही मान लो सुबह आकर यहाँ पर साफ सफाई का काम करता हूँ लेट से, तो मैं अपने आप को तो सैलरी दूंगा नहीं। या मान लो ये जो जगह जहाँ पर मैं आपको पढ़ा, ये जगह मेरी अपनी जमीन है फॉर एग्जांपल, तो मैं अपने आप को तो रेंट दूंगा नहीं, ये तो मेरी है। तो कई बार हम, यानी कि जो मालिक होता है वो अपने ही रिसोर्सेज को यूज करता है। अब उसको कहीं रिकॉर्ड तो कर नहीं सकते हम, है ना। ये तो कैसे रिकॉर्ड कर सकते हो कि मैं अपने आप को रेंट दे रहा हूँ या मैं अपने आप को सैलरी दे रहा हूँ। लेकिन इकोनॉमिक्स में उसकी कॉस्ट को इम्प्लिसिट कॉस्ट कह देते हैं, उस कॉस्ट को भी क्या कह देते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट कह देते हैं। तो ये बस बेसिक आपसे फॉर्मूला पूछ सकते हो तो पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, लेकिन उसके बाद जो हमारी कॉस्ट्स होती है वो बहुत सारे प्रकार की होती है। मतलब अगर टोटलिटी में बोलूँ तो टोटल 7 टाइप की होती है, 7 टाइप की होती हैं। वो ध्यान से सुनना। देखो, पहली होती है नंबर 1, इसको बोलते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का फंडा ये होता है कि आपका कोई भी आउटपुट लेवल हो वो सेम ही रहती है। तो इसीलिए इसका डायग्राम कैसा बनता है? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो ये चेंज नहीं होगी कभी। तो जैसे मतलब और एग्जांपल के लिए बताया था, अगर आप 0 आउटपुट बना रहे हो तब भी हो सकता है कि आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट हो 60 रुपए, और अगर आप 10 आउटपुट बना रहे हो तब भी 60 रुपए। तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं करती। दूसरी होती है आपकी टोटल वेरिएबल कॉस्ट। टोटल वेरिएबल कॉस्ट में ये खूबसूरती होती है कि वो शुरू में डिमिनिशिंग रेट से बढ़ती है, जैसे आप देख रहे हो पीठ झुका के, लेकिन उसके बाद फिर वो इंक्रीजिंग रेट से बढ़ जाती है। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट जो होती है, इसीलिए इसकी शेप को बोलते हैं इन्वर्टेड एस शेप। हाँ, तो ये पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगा फिर इंक्रीजिंग रेट से बढ़ेगा। तो ये होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट। फिर जब हम इन दोनों कॉस्ट को जोड़ते हैं तो बनता है टोटल कॉस्ट, पीसी, राइट। यानी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और डायग्रामेटिकली अगर बात करूं तो टोटल कॉस्ट जो होता है वो बिल्कुल पैरेलल होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट के साथ। तो उसकी भी शेप बिल्कुल सेम होती है, इन्वर्टेड एस। यानी कि पहले डिमिनिशिंग रेट से बढ़ता है फिर उसके बाद इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। सर आपने इसको कुछ वो बताया कि टीएफसी से पॉइंट स्टार्ट होता है इसका लेवल। हाँ, बिल्कुल सही पॉइंट है। जो इसका ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है, जैसे यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है ना, ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो इसका बिल्कुल टीएफसी वाला स्टार्टिंग पॉइंट होता है, बिल्कुल। क्योंकि टोटल कॉस्ट जो है वो उसी पॉइंट से शुरू होती है जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है, ठीक है। तो 3 तरह की टोटल कॉस्ट हो जाती है। फिर इन तीनों ही तरह की टोटल कॉस्ट या टोटल फिक्स्ड कॉस्ट या टोटल वेरिएबल कॉस्ट का हम एवरेज करते हैं। तो एक होती है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, यानी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। अब ये बहुत ही स्पेशल है, मजेदार है, क्योंकि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट लगातार कम होती रहती है, ये कभी बढ़ती नहीं है, ये लगातार कम होती रहेगी। इसीलिए इसकी शेप को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, राइट, ठीक है। फिर होती है 5वीं होती है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। वो होता है टोटल वेरिएबल कॉस्ट का एवरेज, और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है कि वो पहले फॉल करती है, मतलब कम होता है, फिर उसके बाद एक लेवल पर आने के बाद फिर वो बढ़ जाती है। चंद्रमा कह सकते हो या
नाइकी का सिंबल जस्ट डू इट वाला कह सकते हो, लेकिन एग्जाम में लिखना यू शेप्ड। यू शेप हाँ, यू शेप्ड। फिर उसके बाद छठी होती है एवरेज कॉस्ट। ये टीबीसी, ये टोटल कॉस्ट का एवरेज हो गया, या EFC प्लस ABC। या AFC प्लस ABC हो गया। और इसकी प्रॉपर्टी भी होती है कि पहले फॉल करता है फिर एकदम राइस कर जाता है। फिर राइज कर जाता है, तो इसकी शेप को भी U shape। यू शेप बोलते हैं। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला ABC प्लस AFC भी होता है। ठीक है, और सातवीं होती है, नंबर 7 होती है मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट को थोड़ा ध्यान से समझना। मार्जिनल कॉस्ट जो होती है वो आपके वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हो रहा है ये बताती है। एडिशनल तो इसको फॉर्मूले में ऐसे बोल सकते हैं, डेल्टा TBC अपॉन डेल्टा आउट इसका टीबीसी एन माइनस टीबीसी एन माइनस 1 करके फॉर्मूला। की फॉर्मूला होता है, क्योंकि वो चेंज बताते हैं। तो ये मार्जिनल कॉस्ट जो होती है चेंज बताती है कि वेरिएबल कॉस्ट में कितना चेंज हुआ। अच्छा, इसके कर्व की भी प्रॉपर्टी होती है कि पहले फॉल करता है फिर एकदम राइस कर जाता और फिर एकदम राइज कर जाता है, है। यानी कि यू शेप्ड। ठीक है। अच्छा, लेकिन आपको ये 7 तरह के कॉस्ट जो हैं ये पता तो चल गए। ठीक है, इनकी शेप पता चल गई, इनके मैथमेटिकल फॉर्मूले पता चल गए। तो फॉर्मूलों पर तो कोई भी एक न्यूमेरिकल वैसा क्वेश्चन आ जाएगा टेबल टूबल भरने का। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इस चैप्टर के अंदर वो होता है अलग अलग कॉस्ट्स के रिलेशनशिप्स। तो वो थोड़ा ध्यान से देख लो अच्छे से। पहले मैं सबसे पहले फर्स्ट रिलेशनशिप बता रहा हूँ कौन सा इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। पहला इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप होता है एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट का। ठीक, MC और AC कर्व आप कह सकते हो। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको बताने होते हैं। ठीक है, तो मुझे बोलने देना, बस आप सुनते रहना। पहला जो पॉइंट होता है वो होता है MC जो है लेस देन AC, आपको ये बताना है। यानी कि डायग्राम में ऐसे देख लो, बस जो येलो कलर वाला एरिया है MC इज लेस देन AC। ठीक है, एक पॉइंट आपको ये बताना होता है। दूसरा आपको बताना होता है MC इज इक्वल टू AC, जो डॉटेड लाइन वाला पॉइंट है। और तीसरा आपको बताना होता है MC इज ग्रेटर देन AC, जो डायग्राम पर आप समझ लो नीले रंग वाला पॉइंट है। ठीक है, तो इसमें आपको रिलेशन में 3 पॉइंट्स बताने हैं बेसिकली। तो येलो कलर वाला पॉइंट है जहां पर MC इज लेस देन AC है, और नीले कलर वाला पॉइंट है जहां पर MC इज ग्रेटर देन AC है, और लाल बिंदी मतलब जहां पर दोनों बराबर है। अब इसमें इंग्लिश क्या लिखनी है, याद है? When MC is less than AC before Q1, then हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अनुज त्रिपाठी। और मैंने अपनी जर्नी पराग सर के साथ स्टार्ट कर दी थी 11th से। मुझे किसी ने बताया था कि पराग सर अकाउंट्स पढ़ाते हैं यूट्यूब पे, तो फिर मैंने उनके बारे में सर्च किया, फिर मैंने यूट्यूब पे पढ़ना चालू किया। और उस टाइम से और आज तक CA इंटर तक मैंने सिर्फ पराग सर से अकाउंट्स पढ़ी है। पराग सर जो भी बताते हैं बिल्कुल सही तरीके से समझाते हैं कि क्या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, कैसे होना चाहिए। और जब भी डिमोटिवेट होता था पराग सर मुझे मोटिवेट करते थे कि आप अकाउंट्स में अच्छे हो, आप कर सकते हो, आप जब कुछ जो चाहे वो कर सकते हो, पर आपको अपने अंदर सेल्फ बिलीव होना चाहिए। और बाकी जो RKG इंस्टीट्यूट की फैकल्टी है, जैसे अंकुर सर भी हमें टैक्स और लॉ पढ़ाते थे इंटर में, और लॉ पढ़ाते थे फाउंडेशन के अंदर। वो जो कॉन्सेप्ट पढ़ाते थे वो भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते थे, जो हमारे माइंड में बैठ जाता था। और बाकी अली सर तो FM और क्या नाम है कॉस्ट बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाते हैं, और PP सर तो लॉ अच्छा पढ़ाते हैं। मेरा RKG इंस्टीट्यूट के साथ जो बॉन्ड था वो बहुत अच्छा रहा, और मैंने अपना CA इंटर और CA फाइनल और CA इंटर और CA फाउंडेशन बोथ ग्रुप फर्स्ट अटैम्प्ट में निकाला है। मैं सबको ये कहूँगा कि मैं दिल्ली से आता था RKG इंस्टीट्यूट के लिए, जहाँ सब लोग नोएडा आना नहीं चाहते थे CA के सर के पास। मैं नोएडा आया लक्ष्मीनगर छोड़ के, जहाँ पे पूरा CA का हब बना हुआ है। तो ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कहाँ से पढ़ना है, किस टीचर के साथ आपकी बॉन्डिंग बनती है। थैंक यू। AC is AC फॉल्स या AC इज फॉल, और जब दोनों इक्वल हैं तो AC is minimum. AC इज मिनिमम। और जब MC इज ग्रेटर देन AC है AC राइज। तो बस ये रिलेशन है, तो ये याद रखना है आपको, सिंपल 3 पॉइंट्स का। ठीक है। अच्छा, मजेदार बात ये होती है कि जो AC और MC का रिलेशन है वो ही सेम रिलेशन MC और ABC का भी है। यानी सेम रिलेशन हम MC और ABC का भी लिख सकते हैं, तो दोनों का रिलेशन सेम होता है। तो पहले ये दोनों ओके।
Yes, sir. ठीक है। उसके बाद देखो दूसरा इंपॉर्टेंट रिलेशन, ये वाला भी कई बार बच्चे इग्नोर मारते हैं। ये रिलेशन बता देता हूँ आपको, MC के साथ बता देता हूँ, मार्जिनल कॉस्ट है ना, MC, और नीचे बना देता हूँ आपका कर्व TVC, या दूसरा कर्व बना देता हूँ TC। तो इसका रिलेशन बड़े ध्यान पूर्वक देखिएगा, MC का TC और TVC के साथ। इसमें भी 3 पॉइंट्स होते हैं। तो 3 पॉइंट्स क्या है, ध्यान से देखना। पहला पॉइंट है कि MC फॉल कर रहा है, जो आप डॉटेड लाइन से पहले देख रहे हो। दूसरा पॉइंट है जब MC मिनिमम है, जहां आप डॉटेड लाइन देख रहे हो। और तीसरा पॉइंट है जब MC राइज कर रहा है, यानी डॉटेड पॉइंट के बाद, ऐसे समझ लो। तो येलो कलर को येलो से मैच कर लो, ब्लू कलर को ब्लू से मैच कर लो, और जहां पर डॉटेड पॉइंट बना रखा है वो MC मिनिमम। तो कितने तीनों पॉइंट्स? तो रिलेशन ये होता है कि जब MC फॉल करता है तो TC और TVC दोनों क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं एट डिमिनिशिंग रेट्स। राइट, सही है ये वाला। दूसरा, जब MC मिनिमम होता है तो TC और TVC स्टॉप हो जाते हैं इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग रेट से, मतलब रुक जाते हैं। इस पॉइंट पर आकर अब वो रुक गए। और थर्ड, जब MC राइज करता है तो TC और TVC इंक्रीज करते हैं एट इंक्रीजिंग रेट। तो मतलब आपको 3 पॉइंट्स रिलेशन के बताने होते हैं। तो ये भी एक रिलेशन ऐसा आता है कि सामने 3 पॉइंट्स। कांस्टेंट नहीं लिखना, क्योंकि कांस्टेंट का मतलब तो हो गया कि ऐसे चल रहा है। तो आपको ये लिखना है कि TC स्टॉप्स इंक्रीजिंग एट डिमिनिशिंग। बीच वाला गलत हो गया, तो बस वही देखो, इसी फेल लिख लेते हैं। फेल थोड़ी होता, तब भी 2 मार्क्स तो मिलेंगे। फेल नहीं, ऐसे नहीं भी देखो, अपना 0 और 100 भी चलता है। ओके, हाँ, 0 या 100। चलो, तो 2 रिलेशन ओके हो गए। ठीक है, तीसरा सुन लो ध्यान से, इम्पोर्टेंट। तीसरा रिलेशन इम्पोर्टेंट होता है आपका AC, ABC, AFC। हाँ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे ऐसा लगता है ये क्वेश्चन तो बार बार रिपीट आता है। इसको थोड़ा ध्यान से सुनना, इसका स्टेप्स भी ध्यान से सुनना। इसमें पॉइंट भी 4 होते हैं। इसमें आपको सबसे पहले बनाना है चंद्रमा। ये तो रामायण के बीच में मैडम पूछ रही है कि हाँ, तो बताओ भाई काजल जी, आपकी सहेली देखो ये कैसे बहके बहके प्रश्न पूछ रही है, इन्हें जरा बताना अलग से। ठीक, चलो, तो खैर उसके उत्तर नहीं है मेरे पास। तो पहले आपको बनाना है चंद्रमा AC, उसके बाद दूसरा स्टेप सीखो ना ध्यान से। फिर टिक नहीं, जस्ट डू इट नहीं, पहले फिर आपको बनाना है AFC। वो फिर आपने ऐसे बनाया था कि ऊपर जाएगा वाली वीडियो में, बहुत वाली में। और फिर सबसे लास्ट में बनाना है ABC, जस्ट जो इंटरसेक्ट करके उसके सिर्फ नजदीक आएगा लेकिन टच नहीं करेगा। हाँ, ये भी यू शेप की तरह। तो ये आप प्रैक्टिस खुद करना, तभी बना पाओगे। और इसमें 2 लेवल्स मार्क करने होते हैं, Q1 और Q2। तो ये वाला मैं सोच रहा हूँ आपसे बनवा के देख लो कभी, तब बना लोगे सेम, हाल ही में पढ़ा है, बना लोगे अपने आप से। चलो ठीक है, फिर मत बनाओ। अच्छा, लेकिन हाँ, एक वो सुन लो, इसके अंग्रेजी के पॉइंट्स बता देता हूँ। इसमें एक लिखना होता है पॉइंट बिफोर Q1, फिर दूसरा पॉइंट लिखना होता है बिटवीन Q1 टू Q2, तीसरा लिखना होता है आफ्टर Q2, और बाकी एक पॉइंट तो ऐसे ही, मतलब अलग से, वो छोड़ो। चलो, हाँ, राइज इन आउटपुट AFC फॉल। लेकिन ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो बिफोर Q1 आपको बता देता हूँ। बिफोर Q1 आपको ये लिखना है कि AC फॉल करता है, ABC भी फॉल करता है, और AFC भी फॉल करता है। तीनों गिन रहे हो। हाँ,
तीनों कर्व क्या हो रहे होते हैं, फॉल कर रहे होते बॉल हैं। हो जाते हैं। फिर Q1 से लेकर Q2 के बीच में आपको लिखना है कि हाँ AC फॉल तो कर रहा है लेकिन ABC जो है वो बढ़ रहा है और AFC अभी भी फॉल कर रहा है और AFC के फॉल की ताकत जो है वो ज्यादा है। ये बात इंपॉर्टेंट है। क्या बोला मैंने, AFC के फॉल की ताकत ज्यादा है, यानी कि रेट ऑफ फॉल इन AFC इज ग्रेटर देन रेट ऑफ राइज इन ABC। ये नोट्स में लिखा रखा है, चाहे मतलब देख लेना। और आफ्टर Q2 में आपको लिखना है, आफ्टर Q2 में कि अब AC राइज हो रहा है, ABC राइज हो रहा है, AFC फॉल कर रहा है अभी भी, लेकिन अब आपको लिखना है कि ABC के राइज की ताकत ज्यादा है AFC के फॉल से। तो इसकी इंग्लिश है कि रेट ऑफ राइज इन ABC इज मोर देन रेट ऑफ फॉल इन AFC। तो ये मतलब बातें आपको पढ़ के याद करनी पड़ेगी, बड़े इंपॉर्टेंट। और चौथे और आखिरी पॉइंट में ये लिखना है, वो नीचे लिख देता हूँ कि AFC कैन नेवर बी जीरो, या मतलब डिफरेंस बिटवीन AC एंड ABC या AC एंड ABC never intersect each other because AFC is never zero। तो AC और ABC कर्व जो है वो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि AFC जो है कैन नेवर बी जीरो। नहीं, TFC तो कांस्टेंट रहता है, वो तो पैरेलल बनाया था ना ऊपर। ये सिर्फ AFC के लिए लिखना है, मतलब कि AFC फॉल होता रहता है लेकिन जीरो नहीं होता। अच्छा ठीक है, तो ओके हो गया रिलेशनशिप। तो देखो एग्जाम के लिए मैं फिर बता देता हूँ, पहला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है MCAC का, और ये तीसरा वाला रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है AC और ABC। अच्छा, अब न्यूमेरिकल के लिए फॉर्मूले तो आपको याद है या नहीं याद है? थोड़े बहुत नहीं। TC का हाँ 7, देखो 7 तरह की कॉस्ट है, लिखवाए थे हमने लास्ट में लिखवाए थे ना, तो वो 7 तरह के फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। TC का, TBC का, TFC का, AFC का, ABC का, AC का और MC का। और सबके 2 फॉर्मूले हैं। TC के 2 फॉर्मूले हैं, TBC प्लस TC और AC इंटू आउटपुट। TBC का है TC माइनस TFC, ABC इंटू आउटपुट। TFC का है TC वेरी गुड। तो बोलते रहो AFC का TFC डिवाइड बाय आउटपुट या AC माइनस ABC, और ABC का देखो त्रिशा को याद नहीं, वो देख देख के बता रही है। और AC का TFC प्लस ABC या TC अपॉन आउटपुट, और MC का डेल्टा TBC अपॉन डेल्टा आउटपुट या TBC n माइनस TBC n माइनस। और TBC ना हो तो आप TC से भी निकाल सकते हैं। हाँ मतलब ये फॉर्मूले हैं। अच्छा ठीक है, तो क्लियर हो गया जी। अच्छा बढ़िया। रेवेन्यू के अंदर जैसे आपको क्या करना है, ये तो बहुत आसान है। इसमें सबसे पहले तो चैप्टर को हाफ कर दो, क्योंकि पूरा चैप्टर 2 तरह से चलता है। हम ये कहते हैं कि हमारे 2 तरह के कंपटीशन होते हैं, एक को बोलते हैं परफेक्ट, एक को बोलते हैं इम्परफेक्ट। अब इनकी पहचान क्या होती है? परफेक्ट की पहचान ये होती है कि प्राइस जो है वो सेम रहती है, मतलब कांस्टेंट रहती है। और इम्परफेक्ट की पहचान ये होती है कि प्राइस जो है वो कम हो जाता है तो फिर क्वांटिटी बढ़ जाती है। तो परफेक्ट कंपटीशन में प्राइस चेंज नहीं होता, सेम रहता है। मतलब कि चाहे आप 1 यूनिट बेचो तो भी 10 रुपए का, 5 यूनिट बेचो तब भी 10 रुपए का पर यूनिट, 100 यूनिट बेचो तब भी 10 रुपए का पर यूनिट। अच्छा, अब 3 टर्मिनोलॉजीज पहले तो याद होनी चाहिए, टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू
और मार्जिनल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला मेरे पीछे पीछे बोलो भाइयों, P इंटू क्यू, P इंटू क्यू, प्राइस इंटू क्वांटिटी। एवरेज रेवेन्यू को लिखो या बोल दो इज इक्वल टू प्राइस, तो एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस। और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, तो चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी। तो ये फॉर्मूला दोनों मार्केटों में सेम होता है, ये अच्छी बात है ना। तो टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला दोनों मार्केटों में सेम है। तो एक बार बिना देखे जल्दी से बताओ, टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला P इंटू क्यू, एवरेज रेवेन्यू वेरी गुड प्राइस, और मार्जिनल रेवेन्यू डेल्टा टी आर अपॉन डेल्टा क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, इसमें दो रिलेशंस हैं। ठीक, पहला रिलेशन है टोटल रेवेन्यू का और मार्जिनल रेवेन्यू का। तो परफेक्ट कॉम्पिटिशन में टोटल रेवेन्यू एक 45 डिग्री लाइन होती है जो आप देख रहे हो, यह है टोटल रेवेन्यू। इसको बोलते हैं इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। ठीक है, इसको बोलते हैं इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। और मार्जिनल रेवेन्यू जो होती है वो एक पैरेलल लाइन होती है एक्स एक्सिस पे, इसको बोलते हैं पैरेलल टू एक्स एक्सिस, या आप बोल सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन। और एवरेज रेवेन्यू जो होता है वो भी सेम होता है मार्जिनल रेवेन्यू की तरह इस मार्केट में। तो मतलब एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू दोनों बराबर होते हैं बस। तो परफेक्ट कंपटीशन में तो ये दो रिलेशंस बहुत ही सिंपल होते हैं। दूसरे बारे में बराबर लिखना है यहाँ, क्योंकि AR और MR ये बराबर होते हैं। और जब ये दोनों बराबर होते हैं तो increases at कांस्टेंट रेट, राइट। तो जब ये दोनों बराबर होते हैं तो TR इंक्रीजेस एट कांस्टेंट रेट। फिर इम्परफेक्ट मार्केट वाला देख लो, वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर क्या होता है बेसिकली, वो ध्यान से देखना। इम्परफेक्ट मार्केट के अंदर टोटल रेवेन्यू जो होता है वो पहले आपका इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से, और जब तक वो इंक्रीज करता है डिमिनिशिंग रेट से तब तक मार्जिनल रेवेन्यू फॉल होता है। और जब टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होता है तो वहां पर मार्जिनल रेवेन्यू जीरो होता है। और फिर उसके बाद टोटल रेवेन्यू देखो फॉल करता है, तो फिर मार्जिनल रेवेन्यू जो है वो नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पर ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, TR और MR, इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो इसमें 3 पॉइंट्स आपको मेंशन करने पड़ेंगे कि व्हेन TR इंक्रीजेस एट डिमिनिशिंग रेट तो MR falls but remains positive, right? When TR is maximum, MR is equals to 0, right? Or when TR falls, MR becomes negative. तो ये रिलेशन के 3 पॉइंट आपको लिखने हैं। अच्छा, फिर इसमें AR कर्व जो होता है वो हरे रंग के कर्व पे फोकस करना, वो होता है MR से थोड़ा सा ऊपर की तरफ, जो आप हरे कलर में देख रहे हैं वो कर्व होता है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू मतलब इसमें डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। तो अब दोनों मार्केट्स में आप कंपेयर करो अपनी आंखों से, एक बार इसको अच्छे से कंपेयर करो दोनों मार्केट्स में। परफेक्ट मार्केट में देखो ये AR कर्व कैसा है, पैरेलल, लेकिन इम्परफेक्ट में हरे रंग वाला है डाउनवर्ड। फिर MR कर्व देखो परफेक्ट मार्केट में है पैरेलल, लेकिन इम्परफेक्ट में डाउनवर्ड, जीरो भी होता है नेगेटिव भी। और TR कर्व देखो परफेक्ट मार्केट में 45 डिग्री लाइन कांस्टेंट रेट पे बढ़ रहा है, लेकिन उधर देखो इम्परफेक्ट मार्केट में कैसा बना हुआ है, इंक्रीज करता है पहले डिमिनिशिंग रेट से और उसके बाद फॉल करता है। तो मतलब देख रहे हो दोनों मार्केट में अलग अलग कर्व्स हैं। तो क्वेश्चन जब रेवेन्यू का आएगा तो पहले ये पढ़ लेना कि भैया वो कौन से मार्केट में पूछ रहे हैं, कहीं अंधाधुंध शुरू कर दो। तो परफेक्ट मार्केट में पूछेगा तो अलग डायग्राम, अलग रिलेशन, इम्परफेक्ट मार्केट में पूछेगा तो अलग डायग्राम, अलग रिलेशन। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन होता है इसमें, बस वो ध्यान से देख लो, जिसमें वो मार्केट बताता ही नहीं है, उसको बोलते हैं जनरल रिलेशन बिटवीन AR एंड MR। यानी कि इसमें कोई मार्केट वार्केट कुछ नहीं है,
टीआर है इसमें टीआर नहीं है, बस एआर और एमआर का रिलेशन है। तो ये आपको अगर याद हो, आप हो अव्वल दर्जे के होशियार। तो दोस्तों की कहानी। तो दोस्तों की कहानी तो खैर अलग वाली भी थी। इसमें आपको अगर एपी और एमपी का रिलेशन याद है तो सेम होता है। एपी और एमपी। हाँ, एपी और एमपी का अगर रिलेशन याद है 60 से और से बनता है, बट तो वो कुछ ऐसा होता है। ये ये वीडियो का बिल्कुल लास्ट में था। तो ये बिल्कुल लास्ट में ही टॉपिक है, ये लास्ट ही टॉपिक है इसका। 5 अब इसके 3 पॉइंट्स बताओ, अब कितना याद है तो ये भी बताओ। वो मैं देख लेंगे। बस यही होता है, इसी को कहते हैं कि भाई मुद्दे की चीज देखी याद है, ऐसा नहीं याद है। हाँ। तो पहला पॉइंट आपको लिखना है कि व्हेन एमआर इज लेस देन एआर, एआर इंक्रीज। तो एआर, हाँ मतलब सॉरी उल्टा लिखते हैं, व्हेन एमआर इज ग्रेटर देन एआर तो एआर राइजेस is equal to AR, AR is maximum, right? When MR is less than AR, AR False, right? पहले मैं डर सा गया, थोड़ा आपने वो कर दिया। नहीं, यही लिखना है, तो 3 रिलेशन के पॉइंट लिखने होते हैं। पहला है व्हेन MR is greater than AR तो AR rises। दूसरा है व्हेन AR is equal to MR तो AR is maximum। और तीसरा ये वाला कि व्हेन MR is less than AR, AR starts falling। तो 3 पॉइंट्स होते हैं जो AP और MP के भी रिलेशन में होते हैं प्रोडक्शन। तो ठीक है, रेवेन्यू सिंबल। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पहले आपको इसका डेफिनेशन पता होना चाहिए, बेसिक मतलब पता होना चाहिए। इसका बेसिक मतलब ये होता है कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा होता है, यानी कि वो इतना प्रोडक्शन करेगा कि उसका प्रॉफिट क्या रहेगा, मैक्सिमम। उस पॉइंट को प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी अगेन वैसे तो 2 क्योंकि मार्केट्स होते हैं, एक होता है परफेक्ट मार्केट और एक होता है इम्परफेक्ट मार्केट, ठीक है। तो दोनों ही मार्केट्स में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का डायग्राम अलग हो जाता है, जो हमें पता होना चाहिए। अब इसमें डायग्राम तो लास्ट में बताऊंगा आपको कि अलग बनाने, लेकिन इसमें कंडीशन बहुत ज़रूरी होती है कि प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम होता कब है, ठीक है। तो वो आप बड़े ध्यान से सुनना। प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम तब होता है जब 2 कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं। एक होती है MC इज इक्वल टू MR और दूसरी जो कंडीशन होती है वो होती है कि MC शुड बी राइजिंग, यानी कि MC का कर्व राइजिंग होना चाहिए। तो कंडीशन जो है वो दोनों मार्केट में सेम होती है, ठीक है। अब लेकिन डायग्राम जब हम बनाते हैं तो दोनों मार्केट में आपको डायग्राम क्या बनाना है वो देख लो पहले, मैं भी जल्दी से बना रहा हूँ। दोनों मार्केट में डायग्राम बनाने में आपको पहले MC का कर्व बनाना है। कौन सा कर्व बनाना है? U शेप MC का कर्व। अब परफेक्ट मार्केट में MR कर्व होता है पैरेलल, तो ऐसे लाल कलर की तरह देखो, ऐसे MR कर्व बनाना है, लाल कलर का दिख गया, पैरेलल। लेकिन इम्परफेक्ट मार्केट में MR कर्व डाउनवर्ड होता है, तो ऐसे लाल कलर का कर्व बनाना है, ये वाला, ठीक है। तो या बल्कि इसको भी 2 जगह से इंटरसेक्ट करके दिखाता हूँ, ऐसे। तो फ़र्क समझ गए दोनों में कैसा बनाना है डायग्राम? MC कर्व U शेप, लेकिन MR कर्व परफेक्ट में पैरेलल और इम्परफेक्ट में डाउनवर्ड, बस इतना फ़र्क है। फिर आपको ये बताना है कि ये देखो 2 पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट A, एक पॉइंट B, बिल्कुल सही। टेस्ट में भी था और ये तो एग्ज़ाम में भी आएगा, घर से रट के जाना है क्वेश्चन। एक पॉइंट A और एक पॉइंट B। फिर आपको लेकिन ये बताना है कि जो A पॉइंट है उसमें पहली कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है, MC इज इक्वल टू MR। हाँ, लेकिन MC इसमें राइज नहीं हो रहा A पॉइंट पर। A पॉइंट पर MC जो है वो फॉल हो रहा है, तो A पॉइंट पर सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती। ये सेम कहानी दोनों केसेस में सेम होती है। और B पॉइंट पर आप बताओगे कि B पॉइंट पर MC और MR बराबर भी होते हैं और MC राइजिंग भी होता है। तो कौन सा पॉइंट इक्विलिब्रियम है, A या B? हाँ, पॉइंट B।
तो आपको ये बताना है कि पॉइंट बी है प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम। नहीं, अब सुनना ध्यान से। अब 2 नंबर आपके कट जाएंगे अगर आपने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये नहीं लिखे कि व्हाट इफ MC इज ग्रेटर देन MR एंड व्हाट इफ MC इज लेस देन MR। ये आपको खुद बताना पड़ता है, चाहे वो पूछे या ना पूछे। अब बताओ किसको याद है? व्हेन MC इज ग्रेटर देन MR, मान लो हम इस पॉइंट पर हैं कहीं, ऐसी डॉटेड लाइन पर बना रहा हूँ, तो प्रोड्यूसर को क्या करना चाहिए डॉटेड लाइन पर अगर है तो? प्रोडक्शन डिक्रीज करना चाहिए, राइट। तो आपको यही लिखना पड़ेगा कि जब MC इज ग्रेटर देन MR होता है तो प्रोडक्शन क्या करनी चाहिए? डिक्रीज करनी चाहिए। और व्हेन MC इज लेस देन MR होगा तो प्रोडक्शन इंक्रीज करनी चाहिए। तो अल्टीमेटली आपको यही बताना पड़ेगा कि आपको पॉइंट बी तक पहुंचना है और पॉइंट बी ही प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम है। तो अगर आप पॉइंट बी से आगे पहुंच गए तो प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, और अगर पॉइंट बी से पहले खड़े हो तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। तो मतलब अल्टीमेटली प्रोड्यूसर को पॉइंट बी तक ही आना पड़ेगा, ये बताना पड़ेगा आपको। तो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है पूरे चैप्टर में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम एक्सप्लेन कर दो। तो पहले डेफिनेशन लिख देना, उसके बाद कंडीशन लिख देना, उसके बाद डायग्राम जो भी मार्केट दे उस हिसाब से बना देना, उसके बाद एक कहानी लिख देना, लास्ट में 2 सितारे बना के पॉइंट लिख देना और कॉन्क्लूजन लिख देना। हाँ, तो सेम ही हो गया बस, यही सब लिखना है आपको। ठीक है, ओके, चलो जी।